हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेसन 9 का दूसरा भाग है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मौसम। ठीक है, वायु परिसंचरण एवं मौसम प्रणालियाँ। हमने इसका वर्टिकल वितरण पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसको हमें पढ़ना है क्या, क्षैतिज वितरण। ठीक है, क्षैतिज वितरण में अगर हम जाते हैं, अगर वायु दाब का क्षैतिज वितरण अगर हम देखें तो ये सेम तापमान के वितरण की तरह ही है। ठीक है ना, इसमें चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि लेखक हमें क्या बताते हैं वायु दाब के हॉरिजॉन्टल वितरण पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें वायु पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई दंडाव रेखाओं द्वारा किया जाता है। संदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। देखिए, होता क्या है कि जिस तरह से हम तापमान रेखा दिखाते हैं ना, मान लीजिए कि समताप रेखाएं जैसे इस तरह बनाते हैं, उसी तरह हम वायुदाब रेखा भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मिली बार, अगर मान लीजिए 10 मिली बार यहाँ पर वायुदाब है और यहाँ पर भी वायुदाब 10 मिली बार है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, एक रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। यही कहलाती है हमारी वायुदाब रेखा। ठीक है, और इसको मापते कैसे हैं, तो मान लीजिए कि समुद्र तल से जितनी भी दूरी पर इसे मापा जाता है उसके बाद उसे समुद्र तल से माइनस कर लिया जाता है। इस तरह से इसकी सही अ, वायुदाब पता चल जाता है और इसको क्या कर दिया जाता है, मानचित्र पर ड्रा कर दिया जाता है। ठीक है, खींच दिया जाता है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं इसे कि चित्र 9.1 में वायुदाब परिस्थितियों में समदाब विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। निम्न वायुदाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। वह वायुदाब प्रणाली उच्च वायुदाब प्रणाली भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं, जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और इस चित्र पे हम लोग देखते हैं कि निम्न वायुदाब जो होता है, ठीक है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, निम्न वाला हम लोग देख रहे हैं तो इसमें देखिए कम है यहाँ पर। ठीक है, 1014 मिलीबार है, फिर 1016, फिर 1018। तो कहने का मतलब है कि इसके केंद्र में क्या है, कम है और फिर इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग उच्च में देखते हैं तो यहाँ पर 1020 है, फिर इसके बाद क्या होगा कि जब ये क्रम आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र है वहां पर क्या होता है कि तापमान यहाँ पर केंद्र में, सॉरी, वायुदाब केंद्र में क्या होता है, उच्च होता है और फिर क्या होता है कि निम्न होता जाता है इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि समुद्र तल वायुदाब का तापमान विश्व वितरण, ये जो दिखाया गया हमें जनवरी व जुलाई के महीने में समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण 9.2 व 9.3 में दर्शाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे ये हम चित्र हमारा कब का है, जनवरी का है, तो जनवरी में हम लोग देखते हैं कि वायुदाब किस तरह से है अभी पूरे विश्व में। ये पूरे विश्व का मैप है, जैसा कि हमें पता है हमारे महाद्वीप के बारे में। ठीक है ना, और हमारे महासागरों के बारे में भी हमें पता है कि इस महासागर को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से फिर हम देख सकते हैं पूरे विश्व में कि कहाँ का वायुदाब कितना है। जैसे क्वेश्चंस मान लीजिए कंपटीशन वाले एग्जाम की हम लोग तैयारी, कंपटीशन की तैयारी करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए, जैसे अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि यूरेशिया का, ठीक है ना, वायुदाब जनवरी महीने में कितना रहता है, 1030 से, सॉरी, 1020 से 130, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, या फिर सही गलत में दिया जा सकता है, सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे अगर पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग जैसे कि यहाँ पर पढ़ लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कि हिंद महासागर का तापमान वायुदाब कितना है, कितना, तो 1015 जनवरी के महीने में। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोग इसको जुलाई वाले मैप को भी पढ़ा जा सकता है कि यहाँ पर देखिए जुलाई में कितना, 1000, फिर 1005,
फिर 1010 इस तरह से जुलाई महीने में। और इसी तरह हम अगर यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1015, 5, 1995, तो इस तरह से मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं विषुवत वृत्त के निकट वायु दाब कम होता है, ठीक है। इसे याद रखना है, बिल्कुल से इसको क्लियर कर लीजिए कि जो ये हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है ना। ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हालांकि तापमान में और वायुदाब में वहां पर मैंने केवल ये नहीं कहा था कि तापमान और वायुदाब एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तापमान और वायुदाब अलग अलग हैं, ठीक है ना, और दोनों का अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। केवल समताप रेखाएं और समताप रेखाएं किस तरह खींची जाती हैं, मैंने केवल ये कहा है कि एक जैसे खींची जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि तापमान और वायुदाब दोनों जगह पर एक समान होगा, ठीक है। तो इसको मतलब गलत तरीके से मत आप लोग समझ जाइएगा उसको। ऊपर जो मैंने बताया था कि तापमान, और आप लोगों को लगे कि तापमान और वायुदाब एक जैसे हैं, जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर वायुदाब भी अधिक होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने केवल रेखाओं के लिए बताया था कि समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं जिस तरह से खींची जाती हैं, उसी तरह से समदाब रेखाएं भी खींची जाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पूरे विश्व में या पूरे अक्षांश में, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं, हम लोग इसका क्षैतिज वितरण पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरे विश्व में इसका वितरण किस तरह से है ये हमें देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है, ठीक है। वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। उपोष्ण वायुदाब क्षेत्र किसे कहा जाता है, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण को। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निम्न दाब पेटियां हैं, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब पट्टियां कहा जाता है। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी पूरी पृथ्वी है और ये इसका 0 डिग्री है, ठीक है ना, ये इसका 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पर निम्न अवदाब क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर निम्न। फिर 60 डिग्री पे अगर हम जाते हैं तो 60 डिग्री पर, सॉरी 30 डिग्री पे अगर हम जाते हैं, पहले हम 30 डिग्री पे जाएंगे ना, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाया हमें, 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या हम पढ़ रहे हैं कि विषुवत पे क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, ठीक है। फिर जैसे ही हम 30 डिग्री पर जाते हैं, जैसे ही हम 30 डिग्री पर जाते हैं, वैसे ही 30 डिग्री पर क्या होता है कि हमें उच्च वायुदाब का क्षेत्र मिलता है, ठीक है ना। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री पर हम जैसे ही पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि निम्न वायुदाब पेटी है, ठीक है ना। 60 डिग्री पर कैसा है, निम्न वायुदाब पेटी है, ठीक है ना, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न पट्टियां कहा जाता है। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। लास्ट में फिर क्या होता है कि फिर से हमें उच्च वायुदाब मिलता है। तो क्रम कैसा है, अगर हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर चलते हैं, तो हमें निम्न, उच्च, निम्न और फिर उच्च, इसी तरह हमें दक्षिणी पर भी हमें इसी तरह का क्रम देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना चाहिए। 2-4 बार चित्र बना लीजिए, 2-4 बार पृथ्वी में चित्र बनाइए, फिर अपने मन में ऐसे याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए कि 0 डिग्री पर निम्न होता है, ठीक है। और फिर 30 पर जाते ही उच्च हो जाता है, फिर से निम्न होता है 60 डिग्री पर, फिर 90 पर फिर से उच्च हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें याद रहेगा ना,
तो हमें पवन का और तापमान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हवाएं क्या करती हैं, उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब किधर से किधर चलती हैं। कमेंट कीजिए अगर देख रहे हो आप लोग तो। ठीक है, फिर उसके बाद है इसे ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियां कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियां स्थायी नहीं है। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन जिस तरह से होता है उसी तरह से ये पट्टियां उसके साथ साथ खिसकती रहती हैं। ठीक है ना, वायुदाब पेटियां। ठीक है, जब ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक ये स्थायी नहीं है। सूर्य की किरण जैसे ही, ठीक है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करती हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, और शीत ऋतु में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस तरह से सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन जिस तरह से होता है तो ये पट्टियां सूर्य के साथ खिसकती है यानी विस्थापित होती है। ठीक है, ये पट्टियां एक साथ स्थायी नहीं रह पाती हैं क्योंकि तापमान का वायुदाब से कनेक्शन है और तापमान हमें सूर्य से मिलता है। तो सूर्य जिस तरह से उत्तरायण दक्षिणायन होता है उसी तरह से तापमान भी बदलता है और उसके साथ साथ वायुदाब भी बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप ये जानते ही हैं, ठीक है ना, कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। ठीक है, और इस गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवने उच्च दाब से कम दाब की तरह प्रवाहित होती है। भूतल पर धरातली विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है। ठीक है, घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। ठीक है, तीन ठीक है ना, 3 प्रमुख बल लगते हैं जो क्या करते हैं कि पवनों की गति को प्रभावित करते हैं। पवनें क्या होती हैं, यहाँ पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रभावित होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें 3 प्रकार के बल लगते हैं जो कि वायु को प्रभावित करते हैं। तो पहला इसमें है दाब प्रवणता का प्रभाव। ठीक है, फिर दूसरा इसमें घर्षण बल, तीसरा है कॉरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है। दाब प्रवणता बल में हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में जब ताप परिवर्तन की दाब प्रवणता है, ठीक है, दर क्या है, दाब प्रवणता है। यहाँ पर दाब प्रवणता को बताया गया है, दाब प्रवणता बल क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। ठीक है ना, वायुमंडल में जो भिन्नता होती है, वायुमंडल के जो दाब में भिन्नता है वो क्या करता है, एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, दाब प्रवणता कहलाती है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इस लाइन को समझिए। ठीक है ना, कि दूरी के संदर्भ में, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा कि दाब का जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हों वहाँ दाब प्रवणता अधिक होती है। ठीक है ना, जहाँ पर समदाब रेखाएं पास पास होगी वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होगी। जैसे यहाँ पर क्या है, समदाब रेखाएं बहुत ही पास पास खींची गई है। ठीक है ना, तो दाब प्रवणता जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर दाब प्रवणता, समदाब रेखाएं सॉरी जहाँ पर पास पास होती हैं वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होती है और जहाँ पर समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं दाब प्रवणता कम होती है। इस एक तो ये समझने की चीज़ है और थोड़ा सा ये रटने की भी चीज़ है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझना तो है ही, पर साथ में सेंटेंस को फीड भी करना है दिमाग में कि किस तरह से होती हैं चीज़ें। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि ऊंचाई
पर वायुमंडलीय पवनें धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कॉरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाती है। फलस्वरूप समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं लेकर हम लोगों को कि दाब ऊंचाई पर वायुमंडल की पवनें जो है धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है। जो हम लोग घर्षण बल पढ़ रहे हैं ये बल क्या होता है कि ऊंचाई पर, एक मिनट गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर पढ़ना था हमें, घर्षण बल पढ़ना था। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग घर्षण बल से। घर्षण बल जो है ये पवनों को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। ठीक है ना। जो धरातल का हमारा घर्षण बल लगता है किसमें, पवन में, तो ये क्या होता है, इसको ये बिल्कुल क्लियर करिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। धरातल पर क्या होता है कि घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। समुद्र सतह पर यह घर्षण न्यूनतम होता है। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, कि समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है, मतलब कि धरातल पर घर्षण अधिक होता है या समुद्र सतह पर अधिक होता है, तो ये धरातल पर अधिक होता है घर्षण बल। ठीक है ना। समुद्र सतह पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, तो इसको याद रखेंगे इस बात को। अगला देखते हैं कॉरियोलिस बल। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर, इसी पर। ठीक है ना, इसी पर इस बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये नाम पर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। पृथ्वी सर 1944 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कॉरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण को सीधा समानुपात में बढ़ाता है। ध्रुवों का पर सर्वाधिक और विषुवत पर अनुपस्थित होता है। इसे भी याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि विषुव जो कॉरियोलिस बल लगता है हमारा, ठीक है ना, वो क्या होता है कि विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है और ध्रुवों पर क्या होता है कि सर्वाधिक होता है। इसको याद रखना है। और एक कॉन्सेप्ट इसका और है कि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ, मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में अगर इस तरह से पवनें चल रही हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करती हैं, अपने दाहिनी तरफ मुड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में ये ऐसे ही क्या करती हैं कि इस तरह से चलेंगी, तो इनका बायां कहाँ होगा, इस तरफ से, यानी कि बायां। जैसे हम लोग चलेंगे तो ऐसा ऐसी ऐसी दिशा हमारी होगी, तो क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर इस तरह से चल रहा है तो ये इसका दाहिना हो जाएगा, कोई व्यक्ति इस तरह से चल ही रहा है तो ये इसका बायां हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने दाहिनी तरफ और ये अपनी बाएं तरफ मुड़ जाती है। और इसमें एक बात और याद रखना है कि ये विषुवत रेखा पर बिल्कुल शून्य होता है और ध्रुवों पर ये सर्वाधिक होता है। कौन सा बल, कॉरियोलिस बल। और घर्षण के लिए हमें पता चल गया कि ये धरातल से 1 से 3 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है। और धरातल पर ये क्या होता है कि अधिक होता है और समुद्र तल पर ये क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो दो बलों के बारे में हमें पता चला, एक तो घर्षण, दूसरा कॉरियोलिस बल। अगला देखते हैं हम, और देखते हैं इसमें कॉरियोलिस बल के बारे में। ठीक है। तो अगला देखिए, कॉरियोलिस बल जो है वो दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समताप रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना अधिक होगा, पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों को एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल शून्य होता है। पवनें समदाब रेखाओं को समकोण पर बहती हैं, अतः निम्न क्षेत्र और अधिक गहन होने की वजह पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। बस इतना याद रख लीजिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो क्या होते हैं, विषुवत रेखा पर नहीं बनते हैं। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग कारण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ठीक है। दो बलों के एक दूसरे से समकोण के होने के कारण निम्न क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं, ठीक है। और विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल क्या होता है, शून्य होता है। प्रश्न बनते हैं इस तरह के, इनको याद रखना है। अगला देखते हैं, वायुदाब एवं पवनें किस तरह से प्रभावित करती हैं पवन। तो पवनों का वेग, उनकी दिशा, पवनों को उत्पन्न करने वाले परिणाम बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में पवनें धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता का तथा कॉरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है, ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में क्या होती है, पवनें धरातली घर्षण के मुक्त होती हैं, ये तो पता ही है सबको। फिर अगला, दाब प्रवणता तथा कॉरियोलिस बल से क्या होती है, ये नियंत्रित होती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, कि ऊंचाई पर वायुमंडल पवनें जो है वो धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं, तो सही है। मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कॉरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं, ये भी सही है, दोनों कथन दे सकता है, ठीक है। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता कॉरियोलिस बल से संतुलित होता है और परिणाम स्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं, ठीक है। ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है ना। जियोस्ट्रॉपिक पवनें किसे कहते हैं या भूविक्षेपी पवनें किसे कहते हैं, इसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से समदाब रेखाएं सीधी हों, जब समदाब रेखाएं क्या हो, सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो, ठीक है, तो दाब प्रवणता बल कॉरियोलिस से क्या होता है, संतुलित हो जाता है और परिणाम स्वरूप जो पवनें होती हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती हैं। तब ये पवनें क्या होती है, भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से इसे समझाया गया है, ठीक है ना। ये भूविक्षेपी पवनें हैं, ठीक है, और इसमें पूरी तरह से इसको बताया गया है तीनों चीज़ों को, ठीक है, कि कॉरियोलिस बल ये उत्तरी गोलार्ध का है और ये दक्षिणी गोलार्ध का है। तो कॉरियोलिस बल बताया गया है, सी से दर्शाया गया है कॉरियोलिस बल, ठीक है। फिर भूविक्षेपी पवन भी से दिखाया गया है, ठीक है, और ये पी और एच जो है वो क्षैतिज दाब प्रवणता दिखाया गया है, ठीक है। ये